वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग ये जान रहे हैं कि ये रिवीजन क्लासेस चल रही है हमारी। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है जो लीकेज है ये फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया वाला पार्ट फिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये रिवीजन क्लासेस आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्लासेस में उन क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये क्लासेस आप सिर्फ करोगे 20 मिनट की, 15 मिनट की, जो भी है, तो आपके जो कन्फ्यूजन दिमाग में किसी तरीके के क्वेश्चन में बने हुए, जो आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, जिनको अप्लाई किया फ्रेजल वर्ब्स को, प्रीपोजिशन चार्ट को, वो दूर हो जाएंगे। तो ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर इन क्लासेस को करते रहिए। 6-7 क्लासेस आपकी और होने वाली है। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस जो है वो 30-20 के आसपास से चलेगी। जैसे ही 24 के बाद आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो 4-5 दिन का रेस्ट देके हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और इस बीच में जिसका पेपर पहले हो जाता है वो सारी क्लासेस जो मैंने कराई हुई है उसको वापस से उनको रिवीजन करना है और आप कोई काम नहीं करोगे। अगर आपको मेरे हिसाब से अगर वर्कआउट करना है, मेरे साथ पढ़ना है, तो जो है हम 2018 को जो शेड्यूल्ड वीडियो दे रहे हैं, इसके चैनल का लिंक जो है वीडियो के नीचे होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कार्ड्स में होगा, एंड स्क्रीन में होगा। तो आप लोग वहां से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 2018 वाले स्टूडेंट है, ये 5 महीने के 2 शिफ्ट होगी। ये बहुत अच्छे से डिज़ाइन है, शेड्यूल्ड है और ये क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट हो रही है। तकरीबन इसको अभी स्टार्ट होने में 1 से 1.5 महीने लगेगा। तब तक आप इस चैनल पे अपनी स्टडीज जारी रखिए। तो चलिए बात करते हैं आज के रिविजन क्लासेस की। सबसे पहले क्वेश्चन लिया है, फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम होता है। ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज अ टेरिबल थिंग। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है, ब्लो टू सेल्फ स्टीम का मतलब होता है कि उसके आत्मविश्वास जैसे होते हैं ना, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे प्रहार, ब्लो टू सेल्फ स्टीम होता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि ब्लो टू सेल्फ स्टीम है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए ब्लो विथ सेल्फ स्टीम या ऑन सेल्फ स्टीम। तो टू और ऑन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो टू सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग, ये होता है एग्जैक्टली। माई विंडोज लुक अप, लुक आउट ऑन, लुक इन, लुक एट द गार्डन। ये एक ऐसा है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम लुक अप ऑन लगाए, लुक आउट ऑन लगाए, लुक इन लगाए, लुक एट लगाए। तो यहाँ मैं आपको इन फ्रेजेस के मतलब बता देता हूँ। लुक अप का मतलब होता है डिक्शनरी वगैरह में वर्ड खोजना। लुक आउट का मतलब होता है झांकना एक तरीके से बाहर। लुक एट का मतलब होता है गेज करना, निहारना, ताकना। एंड जो लुक इन वर्ड होता है हमारा, लुक इन का मतलब होता है कि कहीं जो है विजिट करने के लिए, शॉर्ट विजिट के लिए जाना। और एक और फ्रेज होता है आपका लुक आउट ऑन। यही यहाँ पे होगा जो है लुक आउट ऑन, ये वाला पार्ट। ये लुक आउट ऑन क्यों होगा? क्योंकि इसका मतलब होता है ना कि कोई चीज़ एक सर्टेन डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो। तो जैसे विंडो होती है वो गार्डन की तरफ एक तरह से ओरिएंटेड है और गार्डन की तरफ दिखाई दे रही है। तो जब हमें डायरेक्शन शो करना होता है किसी तरीके का कि एक डायरेक्शन है, सर्टेन डायरेक्शन में ओरिएंटेड है कोई चीज़, तो हम ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं लुक आउट ऑन। तो यहाँ पे जो है सेकंड बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द रिवार्ड वॉज नॉट कॉमन्सुरेट। कॉमन्सुरेट फॉर ऑन विथ अपॉन। कॉमन्सुरेट का मतलब होता है हिंदी में अनुरूप। अनुरूप, तो कॉमन्सुरेट के साथ हम प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। द रिवार्ड वॉज नॉट कॉमन्सुरेट विद द वर्क डन बाई अस। नेक्स्ट है, विनय डज नॉट प्ले क्रिकेट एंड। जब भी इस तरीके का आए कि विनय डज नॉट प्ले या समवन डज नॉट डू दिस एंड, फिर उसके बाद हम हमेशा लगाते हैं नाइदर। नाइदर के बाद वर्ब आता है डज S1। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि हम आइदर लगाएं या फिर नाइदर लगाएं। सो आल्सो में तो हम निकल जाते हैं कि नहीं वो नहीं लगेगा, लेकिन आइदर नाइदर में कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब डज नॉट करके हो तो आप नाइदर लगाते हैं। द डेलीगेट्स लिसन टू द स्पीकर, अटेंड, अटेंटिवली, अटेंशन, अटेंटिव। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे देखिए, द डेलीगेट लिसन टू द स्पीकर। जो डेलीगेट थे वो स्पीकर को सुन रहे हैं। अब सुनना ये है आपका वर्ब है, तो इसको मॉडिफाई करने के लिए एक वर्ड चाहिए, वो होगा आपका क्या, एडवर्ब। तो अटेंटिवली आपका एडवर्ब है, क्योंकि एल जनरली क्या होता है कि वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लाएं, कि नाउन आएगा, जैसे कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट में हमने नाउन ले लिया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, द डेलीगेट लिसन टू द स्पीकर, तो लिसन को क्या है, क्वालिफाई करने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए जो आपका होगा एडवर्ब, और वो होगा अटेंटिवली। नेक्स्ट है, नथिंग सक्सीड्स सक्सेसफुल। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, नथिंग आपका सिंगुलर है और ये आपका एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद आपको चाहिए वर्ब। तो इसमें जो सक्सेस होता है वो नाउन होता है और सक्सीड जो होता है वो आपका वर्ब होता है। तो यहाँ पे लगेगा क्या, सक्सीड्स लगेगा, क्योंकि नथिंग आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इसका जो है सी पार्ट जाएगा, सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नेक्स्ट है, ही टेंड्स टू डिफर एग्री टू एनी सजेशन।
देखो डिफर जो वर्ड होता है इस वाले केस में करना क्या है आपको, देखो दोनों जगह प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के हिसाब से वर्ड एडजस्ट करना है। एक्सेप्ट कोऑपरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। डिफर, एग्री, एक्सेप्ट, कोऑपरेट। तो डिफर, डिफर फ्रॉम लगता है, क्या होता है, डिफर फ्रॉम समवन इन समथिंग। और होता है एग्री टू समथिंग, एग्री टू एनी सजेशन। एग्री विथ समवन होता है, एग्री टू समथिंग होता है, एग्री टू समथिंग और एग्री विथ समवन होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आपको प्रीपोजिशन देख के वर्ड चूज करना है। नेक्स्ट है मास एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है, लॉट ऑफ, फिर फिल इन द ब्लैंक है, ऑन टीचिंग एंड वेरी लिटिल ऑन लर्निंग। तो ये डबल फिलर है। तो डबल फिलर आपको टीयर 2 में देखने को मिलेगा, टीयर 1 में कम चांसेस है। मैंने 3-4 आपको समझाने के लिए ले लिया है। अब आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे मतलब दिए रहेंगे, डबल फिलर्स के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे और कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि वो ऑप्शन चेक करना है जो अप्रोप्रिएट हो। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो 3rd होगा, लेज एंड स्ट्रेस। लेज एंड स्ट्रेस क्यों होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मास एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा दबाव देती है कि बहुत सारे लोगों को पढ़ाओ, लेकिन उसमें से सीख कितने लोग रहे हैं उस पर बहुत कम फोकस करती है। तो सेंटेंस का मीनिंग यही था। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो लेज एंड स्ट्रेस है। नेक्स्ट है इट इज सर्टेन दैट ह्यूमन बींग्स फिल इन द ब्लैंक्स लैटेंट पावर ऑफ विच दे आर ओनली अवेयर। यहाँ पे आप सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा होगा, अगर आप ऑप्शन रीड करोगे, पोजेज, वैगुअली, एग्जिबिट, लिटिल, इम्पोज, क्लियरली, इनहेरिट, कॉन्शियसली एंड ओन सेंश्योरली। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो मनुष्य है उनके पास निश्चित ही, लैटेंट का मतलब होता है गुप्त, कि कुछ गुप्त पावर है, ऑफ विच दे आर ओनली अवेयर, मतलब ऐसा है कि उनके पास कुछ गुप्त पावर है लेकिन उनको इसकी जानकारी कम है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो जो लास्ट वाला पार्ट है वहां से आप ये समझ लेंगे कि अगर गुप्त पावर है तो क्लियर जानकारी तो हो नहीं सकती, कॉन्शियसली जानकारी हो नहीं सकती, श्योरली जानकारी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गुप्त पावर है। तो यहाँ पे आप ये 3 ऑप्शन आसानी से कट कर देंगे। यहाँ पे लिटिल और वैगुली का अगर मतलब पता हो, इसका मतलब होता है थोड़ा, तो आप कंफ्यूज हो गए कि वैगुली ले या फिर लिटिल ले। फिर इसके फर्स्ट पार्ट में आपको देखना पड़ेगा कि इट इज सर्टेन दैट ह्यूमन बीइंग पोजेसेस या एक्सबिट। अगर गुप्त पावर है तो ह्यूमन बीइंग्स उसे कैसे जो है एक्सबिट करेगा, कैसे उसका प्रदर्शन करेगा। सेंटेंस पूरा समझोगे तो फिर समझ में आएगा, अच्छा हाँ पोजेस मतलब रखना होता है एक तरीके से, कि इट इज सर्टेन दैट ह्यूमन बीइंग्स पोजेसेस लैटेंट पावर ऑफ विच दे आर ओनली वैगुली अवेयर, कि उनके पास जो है लेटेंट पावर है, वो पोजेस करते हैं, वो रखते हैं, उनके पास होता है, लेकिन उनको खुद भी इसकी जानकारी कम होती है। तो ये पूरा सेंटेंस की मीनिंग निकलेगा और इसका ए पार्ट जाएगा। तो ये जो डबल फिलर होते हैं थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जो ऑप्शंस होते हैं अगर वो करीब रख दिए गए तो उनको जो है करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है रिसर्च शोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस टू कैटर। एक फ्रेज होता है एबिलिटी टू कैटर, उसका मतलब होता है पूरा करने की क्षमता। एबिलिटी टू कैटर, पूरा करने की क्षमता। तो ऑप्शन में एक तो ये चेक कर लीजिए क्या ये कहीं पे प्रेजेंट है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। उसके बाद फिर आगे सेंटेंस पढ़िए, एबिलिटी टू कैटर टू द कस्टमर चेंजिंग नीड्स विल डिटरमाइन इट्स सक्सेस। अब सेंटेंस की एक बार 1-2 सेकंड में मीनिंग निकाल लीजिए कि रिसर्च ये दिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कस्टमर का जो चेंजिंग नीड है उसको पूरा करने की क्षमता जो है अगर वो रखती है तो वही उसके सक्सेस को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन फिट बैठ जाएगा। फिर और भी आप फिट करके देखोगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एबिलिटी टू कैटर, पूरा करने की क्षमता इसका मतलब होता है, तो आप इस ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज होगे, क्योंकि बहुत सारा जो है ऑप्शन रहता है उसमें बहुत सारे वर्ड्स के आपके मतलब भी नहीं पता हो सकते हैं, तो बहुत कंफ्यूज होगी, इसको आप गलत कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस इंप्रूव करना है इसमें। अब इसके आगे जो है जो क्लासेस चलेगी उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी काफ़ी क्वेश्चन होंगे, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजल वर्ब पे काफ़ी कराया है। नेक्स्ट है द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड ईच अदर। ऑफिस स्टाफ मेंबर्स, ये देखिए आपका प्लूरल है, 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा होने के लिए हम वन अनदर का यूज करते हैं, ईच अदर का नहीं। उनके बीच में हम रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं, तो ईच अदर 2 के लिए होता है और वन अनदर 2 से अधिक के लिए होता है। तो यहाँ पे वन अनदर होगा, ध्यान रखिएगा, वन अदर भी दिया हुआ है कंफ्यूज कराने के लिए, ईच अनदर भी दिया हुआ है। तो क्या होगा, ईच अदर जो होता है वो 2 के लिए होता है, वन ईच अदर वन अनदर, ईच अदर 2 के लिए होता है, वन अनदर 2 से अधिक के लिए होता है। नेक्स्ट है हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे। ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो वर्ब का जो है वो होता है, फॉर्म होता है, वो ईडी के बगैर होता है, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट ही होता है। तो वॉज ब्रॉडकास्ट इसका ए पड़ जाएगा। तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है ब्रॉडकास्ट को लेके, हो सकता है सेंटेंस चेंज कर दे, तो ध्यान रखिएगा ब्रॉडकास्ट का जो है V2, V3 और V1 फॉर्म एक ही होता है और ईडी कभी नहीं लगता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है। नेक्स्ट है
बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विथ गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि मदर इन लॉज, ये जो इसका प्लूरल बनाया गया है, तो मदर इन लॉज में कहते हैं ना कि जो मेन वर्ड होता है उसमें एस लगाया जाता है या ई एस लगाया जाता है, तो मदर्स में लगेगा, लॉ में नहीं लगेगा, तो मदर्स इन लॉ इसका ए पार्ट सही होगा। ये हमने नाउन में जो है बहुत पहले पढ़ाया था आपको। अभी जो क्लासेस हमारी ग्रामर की चल रही थी वो बीच में अभी मैंने रोकी हुई है, तो 5-6 तारीख के आसपास से वापस से स्टार्ट करूँगा, तो फिर से मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट है ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। यहाँ पे इस पर अंडरलाइन है, ये बताना है। तो नीज जो है, नीज दो होती है, तो नॉक्ड वन अनदर नहीं होगा, ईच अदर होगा। दो के लिए ईच अदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस इसीलिए लिया था दोनों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन अक्सर करके एसएससी में बनती है। टीयर 1 में तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट though a complete report was sent to the department a month ago, no action is being taken so far। अब आपको ये बताना है नो एक्शन, इसके अंडरलाइन है ये आपको करेक्ट करना है। नो एक्शन इज बीइंग टेकन सो फार। लेमेंटेड का मतलब होता है कि दुख प्रकट करना, एक तरीके से विलाप करना। माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट, यहाँ पे सिर्फ आपको कीवर्ड देखने हैं। जैसा कि मैंने ये ग्रामर आमर करेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ कीवर्ड सिखाया है, कि जैसे मैंने एक बताया था अपनी टेंसेस क्लासेस में कि येट और सो फार होता है, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे देखिए कि इस्तेमाल क्या किया गया है, एक्शन इज बीइंग टेकन। तो आपको देखिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है हैज़, हैव, हैड, तो यहाँ पे जो है हैज़ यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट सही होगा। तो अगर आपने कीवर्ड पकड़ना सीख रखा है तो बगैर मीनिंग निकाले हुए आप आसानी से करेक्ट कर ले जाओगे। आपको सिर्फ ये देखना था कि सो फार के साथ जो है टेंस सही से इस्तेमाल नहीं किया है। येट के साथ भी ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है, ये मैंने अपनी टेंसेस की क्लासेस में पढ़ाया है। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इज नॉट इट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर इन इट। ये भी अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ द राइट टाइम, ये सब के साथ हम हमेशा V2 फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सेल नहीं होगा, सोल्ड ऑफ होगा, तो ए पार्ट जाएगा इसका। नेक्स्ट है समबडी मस्ट बी मेड टू आंसर फॉर द सिक्योरिटी स्कैम। समबडी मस्ट बी मेड टू आंसर फॉर द सिक्योरिटी स्कैम। अब आपको समझना होगा कि इसमें क्या ऑप्शन जाएगा। ये भी एक तरीके का क्वेश्चन आता है, इसमें टू, आफ्टर, अपॉन सब में कंफ्यूज हो सकते हो। आंसर फॉर का मतलब होता है कि जिम्मेदार ठहरना, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर फॉर सही है, इसमें किसी भी तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, इसका नो इंप्रूवमेंट जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर फॉर का मतलब होता है कि किसी को जिम्मेदार ठहराना, कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो जो ये जिम्मेदारी ले, या हम कह रहे हो कि हाँ ये इस चीज़ का जिम्मेदार है। तो एक्सप्लेन करने वाला कोई बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर हम ये ठिकरा फोड़ रहे हो कि इस बंदे ने काम किया है या ऐसा काम किया है। तो आंसर फॉर का मतलब वही होता है। नेक्स्ट है करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अब ऑप्शन है आपके पास मोर सीरियस, द सीरियसर, सीरियस, नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए कितना कायदे से कंफ्यूज कराया गया है। यहाँ पे लिखा पहले मोर सीरियस, फिर द सीरियसर, सीरियस। अब ऑप्शन देखिए कैसे आप कट करेंगे। मोर सीरियस, यहाँ पे द लगाए, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो है कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं लगता है द, तो यहाँ पे ये कट कर लिया। द सीरियसर, अब ई आर लगाया है, तो आप अगर कुछ भी नहीं पता तो आप ऐसा समझ सकते हैं ई आर के पहले फिर द, और फिर द पहले से है तो ये नहीं लगेगा। फिर सीरियस, सिर्फ सिंपल सीरियस है तो द के साथ सिर्फ सीरियस नहीं आता, फिर द के साथ सुपरलेटिव डिग्री और सीरियस है, तो मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है, आपको जो है डी पार्ट टिक मारना पड़ेगा। ये चीज़ भी एग्जाम में बहुत आती है कंफ्यूज कराने के लिए। तो जो सेंटेंस करेक्ट होता है उनको वहाँ पे सही कर पाना, सही टिक कर पाना और भी बड़ी बात होती है। नेक्स्ट है ही बिहेव्स लाइक कवर्ड। अब आपके ऑप्शन है कॉर्डली, इन ए कॉर्डली मैनर, एज इफ ही वॉज एक्वायर्ड, इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे होगा नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट लास्ट पार्ट होगा। तो आप समझिए कि ही बिहेव्स लाइक कॉर्ड। मैंने जो एडवर्ब की क्लासेस पढ़ाई हुई है, आप में से मोस्टली लोगों ने एडवर्ब की क्लासेस नहीं देखी होगी। मैंने आपको बताया है कि ही बिहेव्स, सबसे पहले तो ये समझिए कि ही बिहेव्स ये वर्ब है और किस तरह बिहेव कर रहा है उसको जो है डिफाइन करने के लिए आपको एक एडवर्ब चाहिए। तो सबसे पहले कॉर्डली पे जा सकता है, लेकिन कावर्ड का जो है कॉर्डली जो होता है ये एग्जेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता है। एडवर्ब जो होता है कॉर्डली मैनर होता है। तो इन ए कॉर्डली मैनर ये आपका ए पार्ट जाएगा। ये मैंने अपनी एडवर्ब की क्लासेस में पढ़ाई है, लेकिन 50 डेज की जो ग्रामर की क्लासेस थी उसमें नहीं कराई, उसमें भी आगे चल के मैं चीज़ कराऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कवर्ड मैन होता है वो होता है आपका नाउन, और जो कॉर्डली होता है एग्जैक्टिव होता है, और इन ए कॉर्डली मैनर हम जब एडवर्ब बनाते हैं तो लिखते हैं। तो इसका जो है जाएगा वो बी पार्ट जाएगा, ये नहीं, बी पार्ट जाएगा इन ए कॉर्डली मैनर। नेक्स्ट है आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। आई यूज टू हैव वेरी थिक हेयर। अब ऑप्शन इनके देखिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज हो सकता है। यूज्ड टू को यूज टू कर दिया है, फिर
बाद में यूज टू के साथ हैड लगाया है, यूज टू के साथ हैविंग लगाया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूज्ड टू ये पास्ट में आते हैं, और क्या होता है कि यूज्ड टू के साथ ये मॉडल होता है वी वन फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे यूज टू है और वी वन फॉर्म इस्तेमाल है, तो यहाँ पे भी किसी तरीके की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट, सी यूजली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल हर कोर्स। आपको याद होगा मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे कि इन वर्ड्स के साथ जो है कंडीशंस आते हैं, दो सेंटेंसेस ज्वाइन किए जाते हैं, लाइक टिल, अनटिल, इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर। और मैंने आपको बताया था कि अगर दो कंडीशंस फ्यूचर में हो तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था जो है कि पास्ट और वुड का कॉम्बिनेशन होता है, हड, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। और मैंने एक केस वहाँ पे ये भी बताया था कि अगर कोई काम पहले फिनिश हो उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा हो और कंडीशनल वर्ड हो लाइक टिल, अनटिल, व्हेन, ये सब सारे वर्ड हो, तो जो पहले ख़त्म हो रहा होता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं, दूसरे को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ वही केस है। यहाँ पे आप सेंटेंस की मीनिंग समझिए। सी यूजली वो साधारणतः काम तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि वो अपना काम फिनिश ना कर दे। तो पहले वो काम फिनिश करती है, देन वो काम छोड़ती है। तो यहाँ पे हैज फिनिश्ड आना चाहिए, तो इसका जो है बी पार्ट होगा। नेक्स्ट है, द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक्सीड और मोर देन एक साथ नहीं आएगा। एक्सीड पहले से ही एक लिमिट डिफाइन कर देता है कि इससे आगे नहीं जाना है, और मोर देन फिर डबल वर्ड आ जाएगा तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो मोर देन लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक्सीड लगेगा, तो इसका थर्ड पार्ट सही होगा। तो अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आप गलत कर सकते हो। नेक्स्ट है, ही मे बी पुअर नाउ बट ही अपीयर्स टू बी रिच। ही मे बी पुअर नाउ, वह अभी गरीब दिखाई दे रहा है। ही मे बी अभी पुअर हो सकता है, दिखाई दे रहा है, बट ही अपीयर्स टू बी रिच। यहाँ पे अपीयर्स टू बी रिच, ही मे बी पुअर नाउ, वो अभी रिच हो सकता है। तो सेंटेंस का कहने का मतलब ये होगा कि वो अभी गरीब दिख रहा होगा लेकिन वह अमीर हुआ करता था। तो अमीर हुआ करता के लिए ये लगता है टू हैव बीन रिच, इसका थर्ड पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड। आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। पेंटेड रेड, हैव इट पेंटेड रेड, पेंट एंड नो इम्प्रूवमेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट करता है। मैं इसको आपको समझाता हूँ। हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड। यहाँ पे देखिए, हैव योर कार, हैव योर कार, कार क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। और सिमिलरली यहाँ पे देखिए, हैव इट, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पास आपको क्या चाहिए, आपको वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे पेंटेड आपको पहले लगाना पड़ेगा, रेड बाद में। हैव इट पेंटेड रेड, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जाएगा, ए पार्ट। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं होगा तो आप इसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है, द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्ररी। बट और ऑन द कॉन्ट्ररी को एक साथ यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बट भी एक तरीके से अपोजिट सिनेरियो बता रहा होता है और ऑन द कॉन्ट्ररी ये भी अपोजिट सिनेरियो बता रहा होता है। तो दोनों में से सिर्फ एक को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी को हटाना है तो ऑन द कॉन्ट्ररी की जगह ऑन द होल लिखेंगे। द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द होल इट वॉज वेल पेड, कि जॉब अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन कुल मिला जुला के वेल पेड है। नेक्स्ट है, तो ए पार्ट इसका जाएगा। नेक्स्ट है, द डिपार्टमेंट हैज़ बिन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट 2 years। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है इसलिए मैंने ले लिया है। द डिपार्टमेंट हैज़ बिन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर द पास्ट 2 years। फॉर का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज सिंस में हो सकते हैं, फार में, और कभी कभी पढ़ने में फ्रॉम भी सीक्वेंस में चला जाता है, एक रिदम में चला जाता है, तो फ्रॉम में भी कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि फार पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और हैज़ बिन के साथ फॉर का इस्तेमाल और सिंस का इस्तेमाल होता है। तो फार यहाँ पे करेक्ट है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो इसका डी पार्ट जाएगा। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी। यहाँ पे एक रूल होता है, समझिए, जैसे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी चीज़ का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो अगर इसमें से किस कंपैरिजन कर रहे होंगे तो किसी एक चीज़ से जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम एनीथिंग अदर देन करके यूज करते हैं, ताकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन हो इसको अलग हटा ले और बाकी का इसके साथ कंपैरिजन करें। तो यहाँ पे वही केस है, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी, कि मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको अलग करना पड़ेगा, इसका इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए जैसे आपने अदर नहीं लगाया ना, तो आप डिसऑनेस्टी का कंपैरिजन करोगे और फिर इसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है इस ब्लॉक में उसमें से डिसऑनेस्टी भी आपका एक वर्ड होगा।
तो उसका उसी के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो कभी भी सिमिलर चीज का मतलब उसी का उसी के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो उसको हटा के बाकी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो अगर अदर नहीं लगाओगे तो ये हो जाएगा कि जितनी भी चीजें हैं उसमें डिसऑनेस्टी भी आती है, डिसऑनेस्टी का डिसऑनेस्टी से भी कंपैरिजन हो जाएगा। तो एनीथिंग अदर देन डिसऑनेस्टी, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। इस पे एसएससी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाती है, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस मिले तो एनीथिंग अदर देन करके यूज कीजिएगा। नेक्स्ट है, ही सैड दैट ही सॉ हिम लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट। ही सैड दैट, ही मेट हिम, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ही हैड सीन, सीन और नो इम्प्रूवमेंट में। यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट में आप कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ही सैड, ये आपका V2 फॉर्म है, तो V2 और हैड का कॉम्बिनेशन होता है। तो ही सैड दैट ही हैड सीन हिम लास्ट ईयर टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट। ये इसका आपका जो पार्ट जाएगा वो बी जाएगा। ये एसएससी के सारे क्वेश्चन ये एसएससी में आए हुए हैं और बहुत कंफ्यूजन होते हैं, और अगर आपको नॉलेज अच्छा नहीं है तो अब इसमें गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ही इज एडिक्टेड टू एल्कोहल एंड एक्सर्ट्स ए बैड इन्फ्लुएंस फॉर हिज फैमिली, नहीं होता है ऑन हिज फैमिली होता है, कि इन्फ्लुएंस ऑन हिज फैमिली। तो इन्फ्लुएंस के साथ ऑन आता है, बैड इन्फ्लुएंस किस पे डालेगा, प्रभाव डालेगा फैमिली के ऊपर, तो इसके लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं, फॉर नहीं इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड हर ब्लंडर देन सी बिगिन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। आपको याद होगा मैंने बताया होगा कि नो सूनर के साथ देन लगाते, लेकिन कौन सा रहता है, ये वाला देन। कई सारे क्वेश्चन कराए थे इस पे मैंने, तो आपको ऑप्शन में पहले तो ढूंढना पड़ेगा देन कहाँ पे, एक ही में है, अगर किसी और में होता तो और कुछ चेक करते हैं, यहाँ पे एक ही में है, देन बी पार्ट लगाइए और निकल जाइए। नेक्स्ट है, ही ऑर्डर्ड मी ओपन द विंडो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और आप लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। जो ऑर्डर वर्ड है, ऑर्डर हो, आस्क हो या रिक्वेस्ट हो, ये जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके से हम टू प्लस वर्ब इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, देन सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आपका बेयर इन्फिनिटी लगा है, मतलब वर्ब यूज हुआ है बगैर टू के, तो आप इसमें से सिर्फ बेड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बेड बेयर इन्फिनिटी अपने साथ लेता है। आस्क्ड, रिक्वेस्टेड ये यूज कर सकते हो, ऑर्डर्ड यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे टू लगाते हो, तो कि ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द विंडो, ही आस्क्ड मी टू ओपन द विंडो, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो, देन सही है। लेकिन अगर टू नहीं है तो आपको बेड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेड जो है बेयर इन्फिनिटी लेता है, मतलब वर्ब विदाउट जो है टू। बात करें नेक्स्ट की, सी सैड मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला। सी सैड मी, सैड के बाद जब भी आपका ऑब्जेक्ट आता है ये टू लेता है। सैड के बाद जब भी ऑब्जेक्ट आता है ये सैड टू मी ऐसे करके आता है, ही सैड टू मी अबाउट हर हॉलीडे इन केरला। तो ही सैड अबाउट हर हॉलीडे इन केरला, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये सही होगा। यहाँ पे मी हटा दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द शिप इज एट द एंकर एंड द सेलर्स आर नाउ एट ईज। द शिप इज एट द एंकर, एट द एंकर में द नहीं आता, एट एंकर आता है सिर्फ, और इसका मतलब होता है लंगर लगाना। लंगर लगाना, और लंगर लगाना क्या होता है, जैसे कि जहाज़ नहीं होती है, जहाज़ नदी के किनारे आती है, तो बहुत बड़े बड़े जैसे खूटे टाइप के गाड़े रहते हैं कई सारे, फिर उसमें रस्सियाँ बंधी रहती है, और जहाज़ में वो रस्सियाँ कनेक्ट कर देते हैं, सिक्कड़ चैन इस तरीके की चीज़ें होती है, और फिर जहाज़ को वहाँ पे कॉर्नर पे रोका जाता है। तो सेंटेंस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि द शिप इज़ एट एंकर एंड द सेलर्स आर नाउ एट ईज। अब जो है जहाज़ जो है नदी के किनारे पे आ गई है, लंगर लग गया है, अब जो सेलर्स है वो थोड़े आराम में है। तो ध्यान रखिएगा बस यहाँ पे कि एट एंकर होता है, एट द एंकर नहीं होता है। सो अभी के लिए इतना ही। ये रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, इससे आपका माइंड थोड़ा सा ओपन होगा, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होगी और कन्फ्यूजन थोड़ा दूर होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।